आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा युग्मोद्भिद की संरचना और परिवर्धन के बारे में। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड की हैं उन सभी में नर पोर्शन युग्मोद्भिद के रूप में पूरा क्लियर कर चुके हैं। क्लियर, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक प्रारूपिक पुष्प बनाया था स्टार्टिंग में, और उस प्रारूपिक पुष्प के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए थे। क्लियर, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उन चीज़ों को ताकि लिंक ऐड हो जाएगा वापस। ये पुष्पासन, ये फीमेल पोर्शन एंड साइड में नर पोर्शन। क्लियर, तो इन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि इनका विकास किस प्रकार से होगा, इनके अंदर परागकण किस प्रकार से बनते हैं, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। हमने वहां तक पढ़ लिया कि लघु बीजाणु जनन के बाद जब लघु बीजाणु बनेंगे वो परागकण में कन्वर्ट होते हैं, और परागकण में कन्वर्ट होने के बाद जब परागकोश स्फुटित होता है, स्फुटित होने के बाद वो परागकण बाहर की ओर निकलकर वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। यहाँ तक की प्रोसेस हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है या मादा युग्मोद्भिद क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी, इसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है। क्लियर, तो हमने नर युग्मोद्भिद के रूप में पुंकेसर के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मादा युग्मोद्भिद के रूप में स्त्री केसर के बारे में डिस्कस करना है। वहाँ पर हम पुमंग या पुंकेसर कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसको जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। यानी कि पुष्प के अंदर जो नर जनन भाग होता है वो या तो पुंकेसर कहलाएगा या पुमंग कहलाता है। उसी तरह से जो मादा पोर्शन होगा वो या तो जायांग कहलाएगा या स्त्री केसर कहलाता है। क्लियर, अब बात करने वाले हैं हम प्रारूपिक स्त्री केसर के बारे में। तो जायांग या स्त्री केसर का निर्माण जो होता है वो अंडक की सहायता से होता है, और अंडक को हम गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्लियर, और एक जायांग या स्त्री केसर का निर्माण एक से ज्यादा अंडकों के द्वारा हो सकता है। एक प्रारूपिक जायांग जो होगा उसकी संरचना को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपरी जो मंचनुमा चौड़ा भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, हम फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं, इसी के साइड में नर पोर्शन होते हैं, लेकिन नर वाले पार्ट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो जायांग या स्त्री केसर हम लोग कैसे क्लियर करेंगे कि एक प्रारूपिक परिपक्व जायांग जो होता है या स्त्री केसर जो होगा वो 3 भागों में डिवाइड होगा। सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, उसके बाद कौन सा होगा, वर्तिका, और तीसरा लास्ट में क्या होता है, अंडाशय वाला पोर्शन। ठीक है, ये तीनों पोर्शन जो होते हैं, तीनों भाग जो हैं, ये तीनों के तीनों भाग जायांग वाले पोर्शन में आते हैं। क्लियर, जायांग कहें या स्त्री केसर कहें एक ही बात है। आगे बात समझ में। इसके बाद जो ये पुष्पासन है, पुष्पवृंत है, ये तो फ्लावर के भाग हो जाते हैं, इनको हम रिप्रोडक्टिव भाग के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। क्लियर, क्या हुआ, ले लो यार, काटना पड़ेगा, लो ले लो। तीन भाग क्लियर हो चुके हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर क्या स्थिति आती है, बीजांड वाली स्थिति क्लियर होती है। ठीक है, अब इस बीजांड वाली स्थिति को हम लोग अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। लेकिन आपको अगर पूछ लिया जाए कि जायांग या स्त्री केसर क्या होगा, तो एक प्रारूपिक जायांग जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा इसका सबसे ऊपरी जो मंचनुमा भाग होता है ये वर्तिकाग्र कहलाएगा। इसका कार्य क्या होगा कि इसके पास में जो परागकोश होते हैं, ये परागकोश जब फटेंगे तो इनसे जो परागकण होते हैं वो कहाँ गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, और यहीं पर उन परागकणों का क्या होगा, जर्मिनेशन या अंकुरण होता है। हमने जब परागकण पढ़े थे तो उसकी 3 फेज के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक तो होती है सिंपल फेज, जिसके अंदर एक केंद्र की अवस्था हम लोगों ने क्लियर की है। उसके बाद ये जब और ज़्यादा मेच्योर होगा तो ये एक केंद्रक 2 केंद्रकों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 कोशी की अवस्था बनाएगा। उसके बाद जब ये परागकण परागकोश से स्फुटित होकर कहाँ गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो यहाँ पर ये जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाते हैं, अंदर से पराग नलिका बाहर की ओर निकलती है। क्लियर, ये डायग्राम हम लोग पहले की वीडियो में क्लियर कर चुके हैं।
तो ये वर्तिकाग्र क्या काम कर रहा है, ये सिर्फ एक मंच देता है, एक आधार देता है ताकि परागकण यहाँ पर गिर सके और निषेचन होकर या अंकुरित होकर के पराग नलिका द्वारा अंदर की ओर प्रवेश कर सके। बीच वाली स्थिति आती है वर्तिका वाला पोर्शन। वर्तिका क्या होगा कि वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य में जो एक मार्ग होता है, एक नलिकानुमी संरचना होती है, ये क्या कहलाती है, वर्तिका कहलाती है। आगे बात समझ में। इस वर्तिका का कार्य सिर्फ इतना सा होगा कि जो यहाँ पर परागकण गिरा है, ये परागकण जब अंकुरित होगा और पराग नलिका के रूप में नीचे की ओर ग्रोथ करेगा तो ये मार्ग इसको नीचे की तरफ अंडाशय में आने के लिए एक बेस देता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंडाशय वाले पोर्शन के बारे में। अंडाशय क्या होता है, एक फूला हुआ भाग होगा, आधारी भाग होता है जो नीचे की ओर कहाँ पर स्थिर रहेगा, पुष्पासन पर स्थिर रहता है। ठीक है, और इसके अंदर की ओर क्या संरचना पाई जाती है, बीजांड संरचना पाई जाती है। और मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या है, बीजांड है। क्लियर, क्योंकि इस बीजांड के अंदर क्या पाई जाएगी, अंड कोशिका पाई जाती है। अब पूरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी कि जब परागकण यहाँ गिर रहा है तो उसके जो नर युग्मक होते हैं, पहले की वीडियो हमने क्लियर किया है कि उसके जो नर युग्मक होंगे वो पराग नलिका के द्वारा अंदर की ओर आएंगे और इस अंड कोशिका से संलयित हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 संरचनाएं क्लियर हो चुकी हैं आपके, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या हो गया, ऊपरी चौड़ा मंचनुमा भाग होगा। वर्तिका क्या होगा, एक पतली नलिकानुमी संरचना होती है जो मार्ग बनाती है, एक सेतु का निर्माण करेगी वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य में। और अंडाशय क्या होता है, एक आधारीय फूला हुआ भाग होता है जो कि बीजांड को व्यवस्थित किए हुए रहता है। क्लियर, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जायांग या स्त्री केसर को समझाइए तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर क्लियर करनी है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया कि जायांग या स्त्री केसर क्या होता है। अब सेकंड टॉपिक के रूप में हम बात करते हैं बीजांड के बारे में, क्योंकि मादा युग्मोद्भिद हम लोगों को पढ़ना है, इसकी संरचना पढ़नी है, तो हमें जायांग भी क्लियर करना पड़ेगा और स्त्री केसर भी क्लियर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो हमने वर्तिकाग्र पढ़ लिया, वर्तिका पढ़ ली, अंडाशय पढ़ लिया। अंडाशय के बाद आता है बीजांड वाली संरचना। अब ये बीजांड वाली संरचना होती क्या है, अधिकतर जो आवर्त बीजीय पादप आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे आम है या कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अधिकतर पादपों में सिर्फ एक बीज ही प्राप्त होता है ना, उसके अंदर फल के अंदर एक बीज पाया जाता है। वो एक बीज कैसे बना, क्योंकि उन फ्लावर में क्या होगा कि एक बीजांड वाली स्थिति होगी, एक बीजांड ही बीज में कन्वर्ट होता है। अगर एक से ज्यादा बीजांड वाली स्थिति पाई जाएगी तो उस फ्रूट के अंदर या फल के अंदर एक से ज्यादा बीजों को देखा जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी, ये बीजांड वाला पोर्शन है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा क्लियर रूप से पढ़ेंगे क्योंकि मेन पोर्शन यही होता है, इसको स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी। और एग्जाम में कई बार आ जाता है कि एक प्रति बीजांड का सचित्र वर्णन करिए या एक प्रारूपिक बीजांड को समझाइए, तो हमें इस वाले स्ट्रक्चर को क्लियरली समझाना है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा बड़े रूप में बनाएंगे और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बीजांड वाला पोर्शन है ये कैसा नजर आएगा, इस स्ट्रक्चर को देखें हम लोग तो सबसे पहले आंतरिक रूप से एक बीजांड काय पाया जाता है जिसका निर्माण अनेक मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, ये अनेक मृदुतकीय कोशिकाएं हैं जो मिलकर क्या बनाती है, बीजांड काय का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस बीजांड काय के मध्य भाग में एक चैम्बर होता है, कक्ष होता है जिसे हम नाम देते हैं भ्रूणकोश। ठीक है, इस भ्रूणकोश में 8 कोशिकीय समूह होता है, इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर जिन्हें हम प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहेंगे, 2 कोशिकाएं मध्य की ओर जिन्हें ध्रुवीय कोशिकाएं कहेंगे, और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर पाई जाती हैं, जिनमें से 2 कोशिकाएं कहलाती हैं नीचे की सहायक कोशिकाएं और इसके जस्ट ऊपर वाली सेल कहलाती है अंड कोशिकाएं। तो ये टोटल 8 कोशिकीय समूह हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इस बीजांड काय के ऊपर की ओर 2 आवरण पाए जाते हैं, अध्यावरण पाए जाएंगे।
ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ये जो पोर्शन है बीजांड वाला पोर्शन, ये विकसित रूप में इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर इसको हम क्लियरली नजर आए तो इस तरह से नजर आएगा। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होंगी वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये जो गोलाकार पोर्शन है, मध्य वाला जो बड़ा पोर्शन होता है, ये कहलाता है आपके बीजांडकाय। क्लियर। इसके अंदर की तरफ जो एक चैम्बर होगा, छोटा कक्ष होता है, ये कहलाता है भ्रूणकोश। ठीक है। अंदर की तरफ जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे। उससे पहले हम लोग ये बाकी के पोर्शन इसके देख लेते हैं। ये संरचना जो होती है, ये आधार की ओर बीजांड वृंत से जुड़ी होगी। क्लियर। नीचे की तरफ जुड़ी होती है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं बीजांड वृंत। सॉरी, कहाँ जुड़ी होती है? पुष्पासन से जुड़ी होती है, तो ये कहलाती है बीजांड वृंत। ठीक है। इस बीजांड और बीजांड वृंत के जो मध्य जुड़ाव स्थान होता है, यहां पर यह संरचना कहलाती है नाभिका। ठीक है। इसके ऊपर जो ये आवरण पाए जा रहे हैं, इन आवरणों को हम लोग नाम देते हैं, एक तो ये आवरण हो गया बाहर का, और उसके बाद ये सेकंड आवरण होता है। ये दोनों आवरण कहलाते हैं बीजांड आवरण। ठीक है। शीर्ष वाला जो भाग होगा, ये कहलाता है निभाग। ठीक है। और ये जो नीचे की ओर, अच्छा, ये जो बीजांड आवरण होते हैं, ये शीर्ष भाग से पूरी संरचना को, बीजांडकाय को घेरे हुए रहते हैं, लेकिन नीचे की ओर आते आते यहां पर ये अनुपस्थित पाया जाता है। इस संरचना को कहा जाता है बीजांड द्वार। क्लियर। तो ये एक प्रारूपिक संरचना होती है किसकी? बीजांड की, जो कि मेन पोर्शन है हमारे मादा युग्मोद्भिद को क्लियर करने के लिए। जननिक पोर्शन यही होता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर अंड कोशिका पाई जाती है, जो कि निषेचन में भाग लेगी। बाकी के पोर्शन काम नहीं आने वाले। तो ये वर्तिका क्या काम कर रहा है? परागकणों को धारण करता है। वर्तिका क्या काम करती है? पराग नलिका को अंदर आने देती है। अंडाशय एक फुला हुआ भाग है, जहां पर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। अब बीजांड की जो प्रारूपिक आपसे संरचना पूछ ले तो हमें क्या संरचना बतानी है कि एक प्रारूपिक बीजांड जटिल संरचनाकार होता है, जो एक गोलाकार पोर्शन है, गोलाकार संरचना है। इसके अंदर एक गोलाकार संरचना बीजांडकाय पाया जाएगा, जिसका निर्माण होगा मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा। ठीक है। इसके अंदर की ओर एक गोलाकार चेंबर होता है, कक्ष होता है, जिसे हम नाम देते हैं भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश के अंदर 8 कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। ऊपर की ओर निभाग वाला पोर्शन होगा, जहां से बीजांड आवरण बनते हैं, और ये बीजांड आवरण 1 या 2 स्तर वाले हो सकते हैं। और ये दोनों जो स्तर होंगे, ये अगर एक स्तर पाया जा रहा है किन्हीं बीजांडों में, तो वो एक अध्यावरणीय स्थिति हो जाएगी, और 1 से 2 पाए जा रहे तो द्विअध्यावरणीय स्थिति हो जाती है। तो ये 2 आवरण पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो ये वाला पोर्शन जो होगा लंबा वृंतनुमा, इसे बीजांड वृंत नाम देते हैं, जो कि इसको नीचे बेस की तरफ जोड़ कर रखता है। क्लियर। और बीजांडकाय और बीजांड वृंत के बीच वाला जो भाग होगा वो नाभिका कहलाता है, और टॉप वाला एरिया जो होगा वो निभाग कहलाएगा। क्लियर। अब ये जो बीजांड आवरण है, ये पूरे बीजांडकाय को घेरे हुए रहते हैं, लेकिन नीचे की ओर यहाँ पर एक मुक्त स्थान होता है, एक मार्ग होता है, जिसे हम नाम देते हैं बीजांड द्वार। और इस बीजांड द्वार के माध्यम से ही जब यहाँ पर पराग कण अंकुरित होगा और इससे जो पराग नलिका निकलेगी, ये पराग नलिका आकर के इस बीजांड द्वार से ही अंदर प्रवेश करेगी, जो कि किसको लेकर के आ रही है? नर युग्मकों को लेकर के आ रही है। और ये नर युग्मक इन कोशिकाओं से सलित हो जाते हैं। इस टॉपिक को, निषेचन को हम क्लियर करेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन हमें यहाँ पर सिंपली क्या पढ़ना है फिलहाल? जायांग क्या है, स्त्री केसर क्या है, इसकी प्रारूपिक संरचना हो गई। उसके बाद यहाँ पर बीजांड का जिक्र हुआ, तो बीजांड को हम लोगों ने क्लियरली रूप से वहाँ पर स्ट्रक्चर के साथ पढ़ लिया। अब यहाँ पर स्थिति क्या होने वाली है कि इस बीजांड में कोशिकाओं का समूह, हम लोगों ने बताया कि इसमें 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो 8 कोशिकाएं के नाम क्या हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं।
इस भ्रूणकोश के अंदर, अच्छा यहाँ पर भ्रूणकोश है ये ना, भ्रूणकोश अलग चीज है, भ्रूणकोश अलग चीज है। भ्रूणकोश का मतलब होता है भ्रूण को पोषण देने के लिए बनने वाली संरचना, भ्रूणकोश कहलाती है। और भ्रूणकोश यानी कि जहां पर भ्रूण पाया जाएगा उसका कोष्ठ कहलाता है। अब इसमें जो 8 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कोशिकाएं समूह किस प्रकार से होंगी कि ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं, ये जो आपको 3 कोशिकाएं नजर आ रही हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। प्रतिध्रुवीय सेल कहें या प्रतिमुखीय सेल कहें, एक ही बात है, ठीक है। प्रतिध्रुवीय सेल या प्रतिमुखीय सेल होती हैं। बीच में जो 2 कोशिकाओं का समूह होगा ये क्या कहलाएगा? ध्रुवीय कोशिकाएं या ध्रुवीय सेल, क्लियर। और नीचे की तरफ जो 3 कोशिकाओं का समूह होता है, इनमें से नीचे की 2 कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? सहायक सेल या सहायी सेल, सहायक सेल। और इन दोनों कोशिकाओं के जस्ट ऊपर की ओर एक कोशिका पाई जाती है जो मेन कोशिका है, उसे हम क्या नाम देते हैं? अंड कोशिका। आगे बात समझ में। और ये सभी कोशिकाएं, 8 की 8 कोशिकाएं अगुणित होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुरु बीजाणु जनन द्वारा बनती है। हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या काम करती हैं? समसूत्री विभाजन करेंगी और पराग मात्र कोशिकाएं बनाती हैं। पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और क्या बनाती हैं? लघु बीजाणु बनाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा, इन्हें की 2n सेल से n सेल्स बन जाती हैं 4, और जो लघु बीजाणु बनते हैं वो चतुष्क के रूप में आपस में केलोस द्वारा चिपके हुए रहते हैं, क्लियर, जो अलग अलग होने के बाद परागकण बनाते हैं। तो परागकण n हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जब इसका हम लोग गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे तो वहां पर ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से क्या बनने वाले हैं? अंड कोशिकाएं बनेंगी, अन्य कोशिकाएं बनेंगी, तो ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगी तो इनमें केंद्र क्या होगा? अगुणित होगा, n होगा। आगे बात समझ में। तो हम लोगों ने क्या क्लियर किया? मादा युग्मोद्भिद संरचना व परिवर्धन, जिसमें हमने जायांग व स्त्री केसर के बारे में बात कर ली, ठीक है। जायांग क्या होता है कि मादा जो युग्मोद्भिद है उसका मेन पोर्शन जायांग कहलाएगा। जायांग का निर्माण होता है, या जायांग स्त्री केसर हम लोग कहें, जायांग का निर्माण होता है 1 या अधिक अंडकों द्वारा, क्लियर। अब जायांग के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक प्रारूपिक जायांग जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होगा। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, देन वर्तिका, और लास्ट में अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाएगा? बीजांड पाया जाता है। वर्तिकाग्र क्या काम करेगा? वर्तिकाग्र एक मंचनुमा भाग होता है जो पराग कणों को धारण करता है। जब पराग कोश स्फुटित हो जाते हैं तो निकले हुए पराग कण वर्तिकाग्र पर गिरेंगे और वर्तिकाग्र से ये अंदर की तरफ अंकुरित होते हैं। दूसरा आएगा वर्तिका वाला पोर्शन, क्या काम करता है कि जो वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित हुए हैं उनसे निकलने वाली पराग नलिका को एक मार्ग देते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य में जो सेतु बनाएगा, मार्ग बनाता है, वो वर्तिका कहलाता है। नलीनुमा, पतली नलीनुमा पोर्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं हम अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय क्या है? इस जायांग का अंतिम फूला हुआ भाग होता है जिसके अंदर बीजांड पाया जाता है। और ये अंडाशय कहाँ जुड़ा होगा? पुष्पासन से जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बीजांड पाया जा रहा है, अब अगला टॉपिक आ जाता है हमारा बीजांड की संरचना, ठीक है। तो बीजांड की संरचना हम लोग यहां पर क्लियर करते हैं। बीजांड की संरचना में हम लोगों को कैसे समझना है कि एक प्रारूपिक बीजांड जटिल संरचना होती है जिसमें एक मुख्य बीजांड काय पाया जाएगा जो एक गोलाकार संरचना वाला होगा, और इसका निर्माण होता है मृदु उत्तकीय कोशिकाओं द्वारा, क्लियर। इसी में एक चेंबर होता है, कक्ष होता है जिसे हम भ्रूणकोश नाम देते हैं, जहां पर 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें से अंड कोशिका भी मुख्य है, ठीक है। इस बीजांड काय के ऊपर 2 आवरण होते हैं, ठीक है, जिन आवरणों को हम लोग कहते हैं बीजांड आवरण। ये बीजांड आवरण 1 या 1 से 2 हो सकते हैं। अगर एक अवस्था है या एक आवरण है तो वो एक अध्यावरणीय बीजांड कहलाएगा। अगर 1 से ज्यादा या 2 आवरण है तो द्विअध्यावरणीय बीजांड कहलाता है, ठीक है। अब ये बीजांड आवरण कहाँ से बनते हैं? तो ये बनेंगे ऊपरी भाग निभाग वाले पोर्शन से, ठीक है। ये जो आवरण होंगे ये पूरे बीजांडकाय को कवर करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर ये अनुपस्थित होते हैं। तो वो संरचना क्या कहलाती है? बीजांड द्वार। और इस बीजांड द्वार से ही पराग नलिका अंदर की ओर एंटर करती है, क्लियर। अब ये जो पोर्शन है नीचे की तरफ, ये बीजांड वृंत कहलाएगा, जो इस बीजांड को कहाँ जोड़े रखेगा? पुष्पासन से जोड़े रखता है, क्लियर। और बीजांडकाय
और बीजांड द्वार के मध्य जो जुड़ाव स्थान होता है इसको नाभिका नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो बीजांड होता है ये पादपों में किस किस प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है या इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार की होती है। बीजांड सभी पादपों में पाए जाते हैं क्योंकि बीजांड से ही क्या बनता है, बीज बनता है। क्लियर। तो इसके स्ट्रक्चर पादपों में अलग अलग प्रकार से होती है, तो इसकी संरचना को भी हम अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। किसी में ये रिजु प्रकार का हो सकता है, किसी में प्रतीप प्रकार का हो सकता है, किसी में अर्ध प्रतीप हो सकता है, वक्र हो सकता है, अनुप्रस्थ हो सकता है या कुंडलित हो सकता है। ये 6 प्रकार इनके अंदर देखे जाते हैं। और ये किसके बेसिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, बीजांड वृंत और निभाग की स्थिति के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट होगा कि बीजांड के प्रकार किसके आधार पर, बीजांड वृंत और निभाग के आधार पर। बात समझ में आ गई। तो अगला टॉपिक क्या स्टार्ट होगा, इससे हम लोग क्लियर कर लिया, जायंग स्त्रीकेसर की संरचना हो गई। सेकंड, बीजांड की संरचना क्लियर हम लोगों ने हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बीजांड के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार से ये स्ट्रक्चर हो सकती है।